Hello student, this is Rakesh Sarkar and today we are going to discuss about cryopreservation. So this is the most important topic in plant tissue culture. So why we needed cryopreservation? Cryopreservation की नीड क्यों है? So इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि क्रायोप्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो ओल्ड जीन्स हैं या जो अच्छी क्वालिटी के जीन्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए, यानी कि जिनका प्रोडक्शन अच्छा होता है, जिन सीड्स के थ्रू वो जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा होता है, उन सीड्स को अगर हमें लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, उसको ग्रो करने के लिए, तो हम जो है क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको आप जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर अभी आपको क्रायो प्रिजर्व करना है तो अभी यूज़ कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपको प्रिजर्व करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक न्यू टेक्निक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके अंदर जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज़, हम जो सेल साइकिल होती है, हम लोगों ने पढ़ा है सेल साइकिल, तो जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल को हम अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी भी पोजीशन पे सेल साइकिल के जो जितने भी 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2, M, सो हम हर फेज़ में उसको रोक कर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं G1 फेज़ में उसको रोक कर उसको प्रिजर्व कर दूँ, तो आप उसको बहुत ईजीली कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हम सेल साइकिल को अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम सेल साइकिल के किसी भी स्टेज में अपने सैंपल को प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो का मतलब होता है, इन ग्रीक वर्ड में क्रायो का मतलब होता है फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब होता है फ्रोजन स्टेट। फ्रोजन स्टेट का मतलब जैसे कि आप अपने घर में फ्रिज का यूज़ करते हो, तो उसमें जो वाटर लेते हो आप, उसको आप डीप फ्रीजर में रख देते हो, फिर उसको क्या करते हो, आप उसको आइस बना लेते हो, उसका आइस क्यूब्स बन जाते हैं, तो उस आइस क्यूब्स को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लाइट चली जाती है तो आप उस आइस क्यूब्स को क्या करते हो, अपने नॉर्मल वाटर को कोल्ड करने के लिए उन आइस क्यूब्स का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पे भी है। इसमें जो हमारा सैंपल होगा, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर का हो, चाहे वो एनिमल टिश्यू कल्चर का हो, इसमें बैक्टीरियल सैंपल हो, वायरल सैंपल हो, किसी भी तरीके के सैंपल को हम इस मेथड के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो यही है प्रिजर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पे फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्व करना है। किस स्टेट में प्रिजर्व करना है? फ्रोजन स्टेट में। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो भी प्लांट टिश्यू है वो जीरो मेटाबॉलिज्म, नॉन डिवाइडिंग स्टेट, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग स्टेट होनी चाहिए, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने प्रिजर्व कर दिया तो उसकी सेल डिवीज़न चेंज हो जाएगी या उसकी सेल साइकिल चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे? तो इसमें अलग अलग टेम्परेचर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लोअर टेम्परेचर यानी कि बहुत लोअर तक हम चले जाते हैं, अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि हम कितने लोअर तक जा सकते हैं। फिर इसमें कुछ सैंपल्स को जो प्रिजर्व करने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेंट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेंट के बारे में। क्रायो प्रिजर्वेंट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि हम अपने सैंपल के साथ ऐड करके मिला देते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो, जब आप किसी सैंपल को फ्रीज करोगे तब उनके अंदर क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? आइस क्रिस्टल्स। तो आइस क्रिस्टल जब बनने लगेंगे तो क्या होगा कि वो आपका जो सेल वॉल है वो रप्चर होने का खतरा रहता है। जब आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो सेल वॉल का जो है रप्चर होने का खतरा हो जाता है। इससे क्या हो गया, आपके जो सेल्स है वो ख़राब हो जाएंगी, जिनको आप लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर रहे हो वो बेकार हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा होगा उसका? तो ये जो क्रायो प्रिजर्वेंट होते हैं ये आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने देते हैं सेल के अंदर, और जब सेल के अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, सेल कहीं से रप्चर नहीं होगी और आप दोबारा से इसको कल्चर न्यूट्रिएंट मीडिया के थ्रू कल्चर आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। जैसे कि देखो, ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं -79 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर यानी कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वेपर फेज यानी कि नाइट्रोजन -150 डिग्री सेंटीग्रेड, सोच के देखिए आप। और सबसे लास्ट होता है लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या कहते हैं, आप माइनस तक जा सकते हो अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक रखना है।
जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर आपको अपने सैंपल को रखना है तो हम बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखने वाली बात है हमें कि हम डायरेक्टली लैब में से अपने सैंपल को उठाकर -196 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से -196 पे जब आप सैंपल को ले जाओगे तो क्या होगा, मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें भी हम आगे बताएंगे कि स्लो फ्रीजिंग होता है, फिर रैपिड फ्रीजिंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और ये क्रायो प्रिजर्वेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें एडवांटेजेस है कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो। दूसरी चीज़, कंटामिनेशन फ्री रख सकते हो, क्योंकि अगर आप -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉन्ग टाइम के लिए अपने सैंपल के रखते हो तो इसमें चांसेस कम हो जाते हैं कि उसमें कोई फंगस का कल्चर हो या कोई बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कंटामिनेशन फ्री रख सकते हैं अपने आप सैंपल को। दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन का, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड होती है। इसमें जगह आपको बहुत कम चाहिए। एक लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर हो छोटा सा, उसके अंदर आप बहुत सारा सैंपल अपना जो है स्टोर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो। फिर तीसरी चीज़, इसमें मिनिमल लेबर कॉस्ट होती है, यानी कि खर्चा बहुत कम है, किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। जब आप आगे जाओगे, एमएससी करोगे, एमएससी के बाद जब आप अच्छी लैब में जाओगे और अगर आपका इंटरेस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर में है तो आप देखोगे, महसूस करोगे कि जो मैक्सिमम काम होता है वो एक रिसर्च स्कॉलर को खुद ही करना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्रायो प्रिजर्वेशन की, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की मेथड्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन की मेथड्स, तो इसमें है आपका फ्रीजिंग कर सकते हो, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, थॉइंग, रिकल्चरिंग, विट्रिफिकेशन, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, चॉइस ऑफ मटेरियल्स एंड एडिशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेंट्स। ठीक है, तो ये सारे मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक सैंपल चूज़ करना है जिसको हमें क्रायो प्रिजर्व करना है। दूसरी चीज़, हमें मटेरियल चूज़ करने के बाद हमें क्रायो प्रिजर्वेंट चूज़ करना है, यानी कि उस मटेरियल से रिलेटेड सूटेबल क्रायो प्रिजर्वेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि हम उस सैंपल में ऐड करें और उसको हम प्रिजर्व करके रख दें। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे फ्रीजिंग। तो मैंने बताया जो फ्रीजिंग होगा वो लो फ्रीजिंग से लेकर हाई फ्रीजिंग तक जाएंगे हम, यानी कि स्लो फ्रीजिंग और रैपिड फ्रीजिंग में जाएंगे। सबसे लास्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। जब आपने लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब आपको दोबारा से उस प्लांट टिश्यू को कल्चर करना है तो आप क्या करोगे, उसको लिक्विड नाइट्रोजन से निकालोगे, फिर स्लोली उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करोगे। फिर उसके बाद हम थॉइंग करेंगे उसकी, क्या कहेंगे, थॉइंग। फिर उसके बाद थॉ करने के बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, यानी कि आपके रूम टेम्परेचर पे, तब आप न्यूट्रिएंट मीडियम में आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हो, आप दोबारा से क्या कर सकते हो, दोबारा से आप उसको रिकल्चर कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद का प्रोसेस जो होता है वो विट्रिफिकेशन होता है। विट्रिफिकेशन के बाद आपका जो है एनकैप्सुलेशन या डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद एनकैप्सुलेशन और डिहाइड्रेशन करने के बाद क्या कहते हैं, हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसमें, क्रायो प्रिजर्वेशन के क्या मैकेनिज्म क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। आपको एक अच्छा जो मटेरियल जिसको आपको प्रिजर्व करना है वो हेल्दी होना चाहिए, ना तो उसमें कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, ना फंगल ना बैक्टीरियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड टिश्यू को रखोगे तो उसको प्रिजर्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं करेगा। दूसरी चीज़, एडिशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेंट। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके टिश्यू के लिए सबसे सूटेबल क्रायो प्रिजर्वेंट कौन सा है, उसको आप ऐड करोगे तब जाके उसको स्टोर करोगे। फिर उसकी फ्रीजिंग करेंगे, क्या करेंगे, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग का लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, फिर थॉइंग, फिर वॉशिंग, फिर रिकल्चरिंग, फिर मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी। फिर आप वायबिलिटी चेक करोगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रीजनरेशन ऑफ प्लांट। ये जो मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी है, क्योंकि जब आप किसी टिश्यू को रखते हो तो उससे पहले आप काउंट कर लोगे कि आपका सैंपल साइज कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सैंपल को आपने स्टोर किया है। और जब आप दोबारा से उसको कल्चर करने के लिए दोबारा निकालोगे लिक्विड नाइट्रोजन से, तो दोबारा उसकी वायबिलिटी चेक करोगे कि उसमें से कितने सेल्स वायबल हैं। हम कहते तो हैं कि सारे सेल वायबल होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन में लॉन्ग टाइम पे रहते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 सैंपल है, तो 100 में से 80 सैंपल जो है वो लाइव होंगे और 20 सेल्स जो है वो डेफिनेटली डेड हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ सेल्स होती हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकती। तो एनवायरनमेंट चेंज होगा
तो उनके सेल वॉल जो है रप्चर हो जाएंगी और वो सेल जो है डेड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का जो सिलेक्शन है, जैसे कि नेचर ऑफ सेल्स होना चाहिए, सेल्स का नेचर पता होना चाहिए हमें, सेल्स का नेचर, द डेंसिटी ऑफ द सेल्स, सेल की डेंसिटी जो है वो पता होनी चाहिए कि कितने सेल्स को आपको प्रिजर्व करना है। तीसरी चीज़ जो है लैग एंड एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ, जैसे कि हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ऐसे ही सेल की फिजियोलॉजी होती है, तो उसका लैग फेज और उसका एक्सपोनेंशियल फेज हमें पता होना चाहिए। जिसका एक्सपोनेंशियल फेज अच्छा होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, फिर जो भी हम सैंपल लें वो स्मॉल साइज का होना चाहिए और यंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यंग। जैसे कि एक न्यूली जो बॉर्न जो लीफ है उनको हम उसमें से अगर टिश्यू को स्टोर करें तो वो लंबे टाइम तक स्टोर हम कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ओल्ड प्लांट के सैंपल से। ठीक है, तो यही चीज़ बताया मैंने। फिर आता है हमारा एडिशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेंट। दूसरा स्टेप है हमारा एडिशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेंट। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लिसरॉल डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, फिर पॉलीविनाइल पायरोलिडान, ठीक है, 5 to 10% आप यूज़ कर सकते हो इसमें। सो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो क्रायो प्रिजर्वेंट है वो होता है DMSO, यानी कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है CH3SO-CH3। तो इस DMSO को ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो क्रायो प्रिजर्वेंट है, इससे हम लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने सेल्स को, और उसमें किसी भी तरीके का क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल ये बनने नहीं देता है। आइस क्रिस्टल बनेगा तो सेल वॉल रप्चर हो जाएगी, जिससे सेल खतरा, सेल के डेड होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कौन सा क्रायो प्रिजर्वेंट लेते हैं। तो हमने बताया अभी कि DMSO लेते हैं हम। ठीक है, DMSO यानी कि डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। आप और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि सुक्रोज, अल्कोहल, ग्लाइकॉल्स, प्रोलीन भी ज़्यादातर यूज़ होता है, अमीनो एसिड है ये प्रोलीन। प्रोलीन में भी हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने प्लांट सेल्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो है वो 2 तरीके के क्रायो प्रिजर्वेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कर लेंगे हम थोड़ी सी कि क्रायो प्रिजर्वेंट ऐड करने के बाद हम बात कर लेंगे इसकी फ्रीजिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है रैपिड फ्रीजिंग, सिंपल एंड ईजी। ठीक है, दूसरा है स्लो फ्रीजिंग एंड तीसरा है स्टेप वाइज स्टेप फ्रीजिंग। ठीक है, रैपिड फ्रीजिंग जो बहुत तेज़ी से हम फ्रीज करते हैं एक के बाद एक, कि जैसे एक अच्छा लैब वो होता है जिसमें 4 डिग्री का रेफ्रिजरेटर हो, -4 का रेफ्रिजरेटर हो, -20 का रेफ्रिजरेटर हो, -80 का रेफ्रिजरेटर हो और लास्ट लिक्विड नाइट्रोजन हो। ठीक है, तो हम जब प्रिजर्व करते हैं तो सही तरीका प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रिजर्व करने का है कि स्टेप बाय स्टेप करें। यानी कि जो आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो अपना, जो लेमिनार एयर फ्लो पे काम कर रहे हो, तो वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल। आजकल ठंड है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप डायरेक्टली उसको -196 में नहीं रख सकते, क्योंकि वो अचानक से आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लैब के टेम्परेचर से हम उसको 4 डिग्री में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए। फिर जब वो उसमें अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को एप्लीकेबल कर लेता है उसमें, फिर उसके बाद हम उसको ले जाते हैं -4 में। -4 के बाद हम उसको ले जाते हैं -20 में। -20 के बाद हम कुछ दिन रखते हैं, फिर उसके बाद हम ले जाते हैं -80 में कुछ दिनों के लिए। फिर -80 में कुछ दिन रखने के बाद जब उसमें वो ढल जाता है, फिर उसको हम रख जाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में सबसे लास्ट। ठीक है, फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए आप उसको उसमें स्टोर कर सकते हो। लेकिन जब आपको दोबारा उसको रिकल्चर करना है तो आपको यही जितने स्टेप मैंने बताए फ्रीजिंग के, उसको बैक साइड में लेके आना है। ये नहीं कि आप -196 से सीधे रूम में रह गए, नहीं, वो गलत है। आपके सारे जो सेल हैं वो डेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिक्विड नाइट्रोजन निकाल के आप -80 में रखोगे उसको कुछ टाइम के लिए। फिर -80 से आप -20 में रखोगे। -20 से कुछ दिन रखने के बाद फिर आप -4 में रखोगे कुछ दिनों के लिए। फिर -4 से 4 डिग्री में लेके आओगे और फिर 4 डिग्री के बाद आप उसको अपने लैब के अंदर लेके जा सकते हो, जिसके बाद का प्रोसेस होता है थॉइंग, तब आप थॉ कर सकते हो। सो ये स्टेप बाय स्टेप है। एक अच्छे टिश्यू कल्चर की पहचान यही है कि जो फ्रीजिंग होना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। क्लियर? ठीक है,
तो जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो जनरली केप्ट इन -70 से लेकर -196 के बीच में होता है। तो किसी किसी लैब में -70 भी लैब होता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसी किसी लैब में -80 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। ठीक है, जो लॉन्ग टाइम के लिए रखता है वो -196 यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में ही उसको रखा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये देखो, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, इसी कंटेनर के अंदर रैक्स होती हैं जिनके अंदर आप अपना सैंपल रख सकते हो। लिक्विड नाइट्रोजन की हैंडलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लिक्विड नाइट्रोजन के रूम में जाएं तो वहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। दूसरी बात कि इसमें ग्लव्स का यूज़ करें, क्योंकि -196 इतना कम टेम्परेचर होता है कि अगर आपने 30 सेकंड के लिए अपना फिंगर उस लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया और फिर आपने अपने फिंगर को इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से उसको मोड़ा फिंगर को, तो वो फिंगर आपका वहीं से टूट जाएगा। इतना कूल होता है उसका टेम्परेचर। सो ध्यान रखें कि जब भी लिक्विड नाइट्रोजन के रूम में जाएं या कंटेनर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ग्लव्स का यूज़ करें, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपने सैंपल को रखते हैं। ये देखिए लिक्विड नाइट्रोजन किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में टेम्परेचर को लेके गए -196 से -80, -80 से -20, -20 से -4, -4 से 4 डिग्री, और फिर लैब में ले जाने के बाद सबसे बड़ा प्रोसेस होता है थॉइंग, इसकी थॉ करना। थॉ को हम जैसे कि मान लो ट्यूब में रखा हुआ है तो हम इस तरीके से हम थॉ कर सकते हैं उसको, यानी कि जो अगर 4 डिग्री में भी उसमें आइस क्रिस्टल्स कुछ होंगे तो आप इस तरीके से थॉ करेंगे। थॉ करने के बाद क्या होगा, वो अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जितना टेम्परेचर आपके रूम का है, चाहे वो 35 हो या 25 हो। उसके बाद फर्दर आप उसकी वॉशिंग करेंगे। क्या करेंगे? वॉशिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने उसमें क्रायो प्रिजर्वेंट ऐड किया था। तो अपने सैंपल को वॉशिंग के लिए सबसे पहले आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पैलेट में आपका सैंपल आ जाएगा और सुपरनेटेड में आपका DMSO आ जाएगा, और DMSO को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर आप डबल डिस्टिल वाटर से या डीआयोनाइज वाटर से अपने सैंपल को वॉश करेंगे। क्या करेंगे? वॉश। और वॉश करने के बाद आप उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, तो सेल वायबिलिटी टेस्ट करना ये टॉपिक एक दूसरा टॉपिक है, वो इस पर हम डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। फिर वायबिलिटी चेक करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कितने सेल्स आपने स्टोर किए थे और कितने सेल्स आपके लाइव बचे हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसका पर्टिकुलर मीडिया बनाएंगे और मीडिया बनाकर दोबारा से प्लांट को, टिश्यू को ग्रो करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है क्रायो प्रिजर्वेशन के, जैसे कि जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को आप जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं स्पीसीज़, चाहे वो प्लांट के हों या टिश्यूज़ जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आप उसको दोबारा से कल्चर कर सको। पॉलेंस को आप स्टोर कर सकते हो, बहुत सारे फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको आप स्टोर कर सकते हो, यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव पावर को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ रेयर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन आप कर सकते हो। जो जर्म प्लाज्म होते हैं, जिसमें जर्म सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेल्स होते हैं, जिनमें बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन छुपी होती हैं, उन सेल्स को आप लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ एप्लीकेशंस है। ओवरऑल जो पिक्चर है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन का वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, फिर क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करेंगे आप, क्रायो प्रिजर्वेशन, फिर कूलिंग प्रोसीजर में आपका फ्रीजिंग आ जाएगा। फ्रीजिंग के बाद फिर लॉन्ग टाइम स्टोरेज में आप यूज़ करोगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जब दोबारा से रिकल्चर करना है तो आप थॉइंग करोगे। थॉइंग करने के बाद वॉशिंग वगैरह करोगे। वॉशिंग करने के बाद न्यूट्रिएंट मीडिया बना के आप उसकी रिकवरी करोगे। ठीक है, रिकवरी करेंगे और फिर रिकवरी करने के बाद दोबारा से वो जो है प्लांट आपका वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट यहीं तक है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।